परमाणु के अंदर उस पार्टिकल में पहला होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक चार्ज होते हैं। कितने होते हैं? ऋणात्मक आवेश होते हैं। इंग्लिश वाले लिख लेना ऋणात्मक आवेश को निगेटिव चार्ज। क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी से नहीं, इलेक्ट्रॉन के अंदर खुद निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और कितना होता है निगेटिव चार्ज का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 ठीक है। कल पढ़ाया तो आज फिर क्यों पढ़ाएंगे? वही पढ़ाएं एक रोज। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? इतना, माइनस में। ठीक है। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है, इसकी खोज किसने की थी? तो नाम है जे थॉमसन नाम के एक महान साइंटिस्ट थे जिनने किसकी खोज की थी? ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कभी कभी भार पूछ देता है। क्या पूछ देता है? भार। तो इसका 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg होता है। बहुत हल्का होता है। ठीक है। पहला पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्टिकल है जिसका नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। कितना होता है उसका मान? कितना होता है? कितने मान का पॉजिटिव चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10 की घातें माइनस 19। लेकिन ये किस में होगा? प्लस में। इलेक्ट्रॉन में जितना पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है उतना प्रोटॉन में कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है उतना प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? प्रोटॉन की खोज जिसने की थी उसका नाम क्या है? गोल्डस्टीन। क्या नाम है? गोल्डस्टीन। ठीक है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान रखनी है आपको प्रोटॉन के, अच्छा इसकी एक चीज़ और लिख लो, इसका भार कितना होता है? भार नहीं, मास लिख लो। ठीक है। यानी द्रव्यमान। इसका मास कितना होता है? यहाँ पर भी इसको मास कर लेना। ठीक है। ये इसका क्या है? मास। यानी द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान। ठीक है। द्रव्यमान इसका कितना होता है? तो इसका होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। कितना होता है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट कण है जिसका नाम है क्या है? न्यूट्रॉन। क्या नाम है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का बेसिकली, अच्छा इधर का मिट रहा है क्या? न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। कितना होता है? जीरो चार्ज। ये उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है। बट इसका भार तो रहेगा इसमें भी, और इसका भार उतना ही होता है लगभग जितना प्रोटॉन का होता है, लेकिन थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है। थोड़ा सा भारी होता है। कितना? थोड़ा सा। ठीक है। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ठीक है। किसी कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये याद रहेगा, कल की क्लास में पूछेंगे तो बन जाएगा। ठीक है। कल की क्लास में फिर हम सप्लाई सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ले आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है?
नहीं पता कि कल ही तो पढ़ाए हैं। हाँ? कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? हाँ, तुम बताओ। 1 घंटे की क्लास होती, वो भी तुम लोगों से याद नहीं हो पा रही है। 1 घंटे की क्लास का डेटा याद नहीं हो पा रहा है। लिखा था घर जाके, नोट्स बनाया था? हाँ? क्यों? कहानी सुने और आए और चले गए? हम्म? ऐसे काम चलेगा? तो आज हम पढ़ते हैं ईएमएफ। ईएमएफ को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हिंदी में कहा जाता है इसको विद्युत वाहक बल। कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, विद्युत वाहक और बल। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का काम क्या होता है? ठीक है, तो यह बेसिकली धारा यानी करंट को मेंटेन करने का काम करता है। करंट को मेंटेन करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? करंट को मेंटेन करना, कि लगातार एक वैल्यू का करंट फ्लो होता रहेगा, जैसे बैटरी। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं बैटरी। बैटरी क्या करती है? लगातार करंट को फ्लो करवाती है। तो बैटरी में क्या होता है? ईएमएफ होता है। ठीक है, कि कितने वोल्ट का ईएमएफ होगा उस पर। बैटरी हो गई, विद्युत जनरेटर हो गया, ये भी क्या करता है? करंट को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, सोलर सेल हो गया, है ना, सोलर सेल हो गया। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ईएमएफ जो है ये सोर्स को बताता है। ठीक है, ये किसको बताता है? स्रोत को, यानी सोर्स को बताता है। ठीक है, किसके बारे में जानकारी देता है? स्रोत के बारे में, सोर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद इसकी इकाई क्या होती है? अगर पूछता है इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है, इकाई यानी यूनिट, बोल्ट होती है। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है? बोल्ट। ठीक है, क्लियर है? ईएमएफ क्या काम है इसका? करंट को लगातार फ्लो करवाना। ठीक है, तो जैसे हमने एक प्रतिरोध लिया, ये प्रतिरोध है हमारा आर। ठीक है, इससे जैसे ही हम बैटरी से सप्लाई कनेक्ट करेंगे, इस बैटरी का ईएमएफ होगा, और ये ईएमएफ लगातार करंट को फ्लो करवाता रहेगा। ठीक है, तो इसमें लगातार कितना करंट होगा? आई बराबर भी बटे आर। ठीक है, इसमें धारा इस तरीके से निकाली जाएगी। आगे हम बात करेंगे कि कैसे निकलेंगे। ठीक है, भी की जगह में यहाँ ई लिख लेना, क्योंकि हम भी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं? ई की बात कर रहे हैं। ठीक है, ई बाई क्या होगा? आर होगा। ठीक है, ई बाई आर। ई क्या है? ईएमएफ है। ई क्या है? ईएमएफ। और आर क्या है? प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। इंग्लिश में कहा जाता है इसको रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। हमने सबसे पहले क्या देखा? करंट क्या होता है। ठीक है, करंट आवेश को लगातार फ्लो करवाता है। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। करंट के बाद दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका पूरा नाम है। विद्युत वाहक बल कहते हैं इसको हिंदी में। इसका काम क्या होता है? करंट को मेंटेन करना होता है।
एग्जाम्पल होते हैं इसके बैटरी, विद्युत जनरेटर, सोलर सेल, ठीक है। और बेसिकली ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्रोत के बारे में, ठीक है, सोर्स के बारे में। उसके बाद इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। और इस तरीके से लगातार सर्किट पे विद्युत परिपथ में करंट को फ्लो करवाता है, ठीक है। अब जहाँ पर बिजली बनाई जाती है वहाँ पर ईएमएफ होता है, फिर हमारे जब घर पे आता है तो वोल्टेज बन जाता है, ठीक है। तो हमारे घर पे क्या आता है, वोल्टेज आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें समझते हैं, वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। वोल्टेज या हम इसको पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है पोटेंशियल या वोल्टेज, ठीक है। हिंदी में भी इसको वोल्टेज पढ़ा जाता है और इसको पढ़ा जाता है विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है। इसकी परिभाषा होती है, फिर समझा देंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि एक इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। धन आवेश यानी दो तरीके के चार्ज बताए थे, पॉजिटिव चार्ज। इकाई धनावेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर लाने के लिए, लाने के लिए किया गया कार्य। कहाँ से ला रहे हैं हम, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, अनंत से लेके आ रहे हैं। कहाँ, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। और वोल्टेज को कैसे निकालेंगे, तो वोल्टेज को हम दर्शाते किससे हैं, तो इसको V से दर्शाते हैं, और V बराबर होता है W/Q, ठीक है। कार्य बटे आवेश, कार्य बटे क्या होता है, आवेश, वर्क अपॉन चार्ज। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे वर्क और इसको कहेंगे चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। वर्क की इकाई क्या होती, कार्य की इकाई क्या होती है, अरे कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य की इकाई नहीं पता, कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य की इकाई होती है जूल। क्या होती है कार्य की इकाई, जूल होती है, ठीक है। और आवेश की क्या होती है, कूलाम, ठीक है। तो जूल पर कूलाम किसकी इकाई हो जाएगी, वोल्टेज की। और इसी को जूल पर कूलाम को हम क्या लिख देते हैं, वोल्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो जूल पर कूलाम ही क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है, अलग चीज़ नहीं है वोल्ट, ठीक है, जूल पर कूलाम। अब वोल्टेज को नापने के लिए, जैसे करंट को नापने के लिए हम एम्पियर मीटर का उपयोग करते हैं, मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज को नापने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं,
वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर ऐसे होता है भी, ये वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, समांतर क्रम यानी पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। कहाँ लगाया जाता है वोल्ट मीटर को? हमेशा पैरेलल में। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि W/Q, ठीक है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। वोल्टेज को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगाया जाता है? समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। किसी कोई डाउट? अब देखो क्या होता है कि करंट कैसे फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट को फ्लो होने के लिए विभवांतर का होना जरूरी है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है विभवांतर। क्या कहा जाता है? विभवांतर। विभवांतर का मतलब है विभव का अंतर, यानी वोल्टेज का अंतर, ठीक है। वोल्टेज का अंतर यानी विभवांतर। जैसे हमारे पास एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु ए है, इस बिंदु का वोल्टेज भी ए है और इस बिंदु का वोल्टेज भी है। इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, ठीक है, मतलब कि भी ए बी जब हम निकालेंगे तो भी ए माइनस भी बी, ठीक है। भी ए माइनस क्या लिखेंगे? भी बी। इसका मतलब ये है, ये भी ए बी क्या है? विभवांतर है। किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा भी ए बी बराबर भी ए माइनस भी बी, मतलब भी ए का वोल्टेज ज़्यादा है और भी बी का कम है, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? भी बी ए अगर मैं लिखता हूँ तो भी बी ए का मतलब ये होता है भी बी माइनस भी ए, यानी भी बी का वोल्टेज जब ज़्यादा होगा और भी ए का कम होगा, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये ज़्यादा विभव पे है, और ये किस पे है? कम, ठीक है। ये ज़्यादा पे होगा, अब ये यहाँ पर ये ज़्यादा में है, यहाँ पर ये कम पे, ठीक है। तो करंट फ्लो होने के लिए विभवांतर का होना जरूरी है, ठीक है। अगर करंट फ्लो करवाना है तो धारा फ्लो करवाने के लिए धारा को फ्लो कराने के लिए विभवांतर का होना जरूरी है, ठीक है। विभवांतर का होना जरूरी है। जैसे वोल्टेज का में डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो एक हमारे पास ग्लास ये है, इसमें पानी भरा है इतने तक, ठीक है। एक दूसरा ग्लास है जो यहां रखा है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका वोल्टेज ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है पानी है इसलिए इसका ज़्यादा पोटेंशियल है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम अगर जोड़ दें ऐसे एक पाइप के थ्रू, तो किसका पानी किस पे जाएगा? इसका पानी इस पे जाएगा ना, जाएगा। इसका वोल्टेज क्या है? ज़्यादा, इसका वोल्टेज ज़्यादा, ठीक है। इसका वोल्टेज क्या होता है? इसका वोल्टेज कम, ठीक है। तो आवेश का प्रवाह यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो दो बॉडी है हमारे पास, ठीक है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। इस बॉडी का वोल्टेज भी ए है, इस वोल्टेज का भी है, ठीक है।
अब इसमें भी चार्ज रखे हुए हैं और इसमें भी चार्ज रखे हुए हैं, इसमें भी क्या रखे हैं, चार्ज। अब अगर मैं कहूं कि इसमें चार्ज है 5 कूलाम और इसमें 10 कूलाम है, ठीक है, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, 10 से 5 की तरफ। ऐसा नहीं है, हमें ये देखना पड़ेगा वोल्टेज किसका ज़्यादा है, ठीक है, धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, वोल्टेज की वजह से, ठीक है। हमेशा धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होती है, ठीक है। तो धारा का प्रवाह जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी धारा हमेशा कहां से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होती है, ठीक है। इसलिए जब हम किसी भी तार को छूते हैं तो उसका वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी से फ्लो हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी से उधर की ओर फ्लो होती है, ठीक है। अब जैसे कोई आदमी है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, जब वो जमीन पर खड़ा होता है इसको कहा जाता है अर्थिंग, जमीन पर खड़ा होता है इसको कहा जाता है अर्थिंग, ठीक है। सर क्लास में, हाँ 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 मैं लगा रहा हूँ थोड़ी देर से आपको। तो ये कहाँ पे खड़ा है, जमीन पे। अब इसने क्या किया, ये एक तार है जिसमें 230 वोल्ट है, हमारे घर में कितनी सप्लाई आती है, 230 वोल्ट, ये इसको इसने टच कर दिया, तो जब टच करेगा तो करंट का प्रवाह ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अब 230 वोल्ट का वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0। तो इसमें जो धारा फ्लो होगी वो कितनी होगी, 230 माइनस 0, 230 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना, R। अब आदमी का प्रतिरोध कितना है, मान लो 100 किलो ओम, कितना होता है, 100 किलो ओम। सूखा होता है, जब सूखा मतलब होता है इतना, ठीक है, प्रतिरोध होता है 100 किलो ओम। सूखा मतलब कि इंसान की बॉडी ड्राई कंडीशन में, जैसे अभी हम लोग ड्राई हैं, ठीक है, अगर नहा लेंगे तो वेट कंडीशन में हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। जब हम गीले हो जाते हैं ना तो हमारा प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है, गीले होने पे हमारा प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो इससे जो धारा निकलेगी, तो इसमें धारा निकलेगी I बराबर, इससे एक 0 0 से काट दो, 2 0 से पॉइंट लगा दो, इसको लिख सकते हैं हम 23, नहीं इसको लिखो 2.3 और एक ही 0 काटो, 2.3 मिली एम्पियर, कितना, 2.3 मिली। तो हमें झटका महसूस होगा, हमें क्या होगा, झटका महसूस होगा, ठीक है। और अगर हम गीले, ये तो अधिकतम प्रतिरोध है, सूखे में अधिकतम प्रतिरोध है, ठीक है। उसके बाद जब हम गीले हैं अगर, तो गीले में तेज लगेगा और करंट, ठीक है। 2.3 मिली एम्पियर की करंट हमें झटका दे सकती है, ठीक है। 1 मिली एम्पियर तक जो करंट होती है वो हम सेंस नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब 1 मिली एम्पियर का करंट है, जैसे बैटरी है, बैटरी को तुम दोनों हाथ से पकड़ लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैटरी के पास 12 वोल्ट है, सिर्फ 12 वोल्ट है, ठीक है। अब वो 12 वोल्ट, ये 230 वोल्ट, 12 वोल्ट डिवाइड बाई आपकी बॉडी का प्रतिरोध यदि 100 किलो ओम है, तो आपकी बॉडी से जो करंट फ्लो होगा वो किस में होगा, 12 इंटू 10 की घाते -5, ठीक है। तो ये 1200 मिली एम्पियर होगा, ठीक है, सॉरी 1200 नहीं, 0.0, इससे हम 2 0 से पॉइंट लगा लेते हैं, 0.12 मिली एम्पियर, इतना हमारी बॉडी सेंस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो बैटरी को हम दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं, हमारे घर में मोबाइल रहते हैं उसके चार्जर को, पिन को पकड़ लेते हैं, ठीक है, तब भी हमें करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो मोबाइल में 5 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट, हम गीले भी रहेंगे तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। लेकिन जो सप्लाई का वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है, 230 होता है, ठीक है। तो उस 230 वोल्ट को हम पकड़ सकते हैं सिर्फ फेस को,
ठीक है, जब हम किसी भी तरीके से न्यूट्रल के संपर्क में नहीं हो या ग्राउंड के संपर्क में नहीं हो तब हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फेस और न्यूट्रल दोनों को नहीं पकड़ना कि एक हाथ से फेस पकड़ लो एक हाथ से न्यूट्रल पकड़ लो, ठीक है। अगर दोनों एक साथ पकड़ लिया ना तो तुरंत कल्याण हो जाना है, ठीक है। जैसे कुछ लोग दिखाते हैं ना कि हमें करंट नहीं लगता है ना, इलेक्ट्रोमैन बने रहते हैं, तो वो सिर्फ फेस पकड़ते हैं। एक बार न्यूट्रल और फेस दोनों हाथ से पकड़ें तो पता चल जाएगा, तुरंत आत्मा का परमात्मा से तुरंत मिलन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, ठीक है, और ईएमएफ, चार चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब जो है ना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ज़रूरी है कि ये चारों चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। क्या क्या? कम से कम धारा पता हो, वोल्टेज पता हो, ईएमएफ पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, ठीक है। इन तीनों की इकाई होती है वोल्ट और तीनों को नापते हैं वोल्ट मीटर्स, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर। इसको नापते हैं अमीटर से। तो इन सबको याद करो, अभी सुनेंगे, ठीक है। सबको याद करना है, इसको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है। जितना पढ़ाया है अभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला, इससे पहले वाला जो था ना वो उतना काम का नहीं है, ठीक है। वो सब तो वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मेन ट्रेड का काम चालू हो गया, ठीक है। तो करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोगों को 5 मिनट का समय देता हूँ मैं, ठीक है। 15 मिनट ले लो, 15 से 20 मिनट, ठीक है। जिसको याद हो जाएगा उससे सुना के फिर बाहर जा सकता है, ठीक है। नहीं तो इससे बाहर नहीं निकलने देंगे, बंद कर देंगे तुम लोगों को। ये चारों चीज़ें सुनाओगे उसके बाद बाहर निकलने देंगे, ठीक है। ये याद होनी चाहिए क्योंकि घर से तो पढ़ के आते नहीं हो, बोला था पढ़ के आना, याद नहीं है सब, ठीक है। क्या जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब फिर याद करवाएंगे, फिर वहाँ जाते हैं तो फिर करंट ही नहीं बन रहा है, ठीक है। ये तो किसी भी दिन किसी भी लड़के को उठा के पूछ देना तो याद होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो।
ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की। अब हम यहां पर बात करेंगे प्रतिरोध की। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, इसके बारे में बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, यह धारा के प्रवाह में, धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। ये क्या कर रहा है, धारा जो फ्लो हो रही ना उसको रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, कौन, प्रतिरोध। इसको आर से दर्शाया जाता है, आर से दर्शाया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, ओम। क्या होती है इसकी इकाई, ओम। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, ओम। यूनिट यानी यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, इट सपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इट सपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा है, ये रोक रहा है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है ना उसके मार्ग में रुकावट का काम करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध ना अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कंडक्टर होते हैं ना उनका प्रतिरोध कम होता है, उसके बाद जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनका और थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है, कम नहीं बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे ये है, ये जो तार लगा हुआ है ना ये वाला, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, इसको हम छू रहे हैं तो करंट नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अंदर वाले कंडक्टर को छुएंगे तो उसमें करंट आएगा। ठीक है, तो करंट जो बहता है वो कहाँ बहता है, चालक पे यानी कंडक्टर पे। करंट कहाँ फ्लो होगा, कंडक्टर पे। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर पे, और जो हमारी बॉडी होती है वो मतलब उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी बॉडी से करंट फ्लो नहीं होती है, तब तक नहीं फ्लो होती जब तक हम वोल्टेज ज़्यादा ना दे दें। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ना तो बॉडी से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं मतलब हमारी बॉडी के क्रॉस में ज़्यादा पोटेंशियल बन रहा है, ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो फिर करंट फ्लो होगा, तब हमें झटका लगेगा। कम वोल्टेज में अगर हमें झटका कभी नहीं लगता, जैसे बैटरी है, बैटरी को पकड़ लोगे तो नहीं लगेगा करंट, दोनों टर्मिनल पकड़ लोगे तब भी करंट नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम किसी ऐसी डिवाइस को पकड़ लेते हैं, जैसे कि हमारे घर में 230 वोल्ट सप्लाई आती है, तो 230 वोल्ट पे हमें अच्छा खासा झटका लगेगा। अगर हम फेस न्यूट्रल दोनों साथ में पकड़ लेते हैं तो बहुत ज़ोर से झटका लगेगा। ठीक है, क्योंकि फेस न्यूट्रल हम दोनों पकड़ रहे हैं तो हमारे हाथ से हाथ के बीच में प्रतिरोध और कम होता है। ठीक है, हैंड टू हैंड प्रतिरोध और कम होता है, कान से कान के बीच का भी प्रतिरोध होता है, हैंड टू फुट प्रतिरोध होता है। ठीक है, हेड टू हेड से फुट प्रतिरोध होता है, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो धारा को बहने के लिए क्या चाहिए, प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिसमें कम होगा उसमें से धारा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो ओम के नियम का उपयोग करें तो ओम के नियम से हिसाब से यहाँ पर भी बराबर हमने क्या पढ़ा है, आई इंटू आर। तो आर हम निकालेंगे भी बटे आई से, आर कैसे निकालेंगे, भी बटे आई से। ठीक है, या हम आई निकालना चाहते हैं तो आई निकलेगा भी बाई आर से। आई किससे निकलेगा, भी बाई आर से। तो ये मैथमेटिक्स का बेसिक बात है, यहाँ पर गणित की बेसिक बात है कि आर बराबर कितना होगा, भी अपॉन आई, और आई इक्वल्स टू होगा भी बाई आर। ठीक है, समझ में आ रहा है, आर इजिकल आई इजिकल टू कितना होगा, भी बाई आर, और आर इजिकल टू कितना होगा, भी बाई आई। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, जो क्या करता है, करंट को के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रतिरोध का नियम होता है एक। ठीक है, रेजिस्टेंस लॉ, रेजिस्टेंस लॉ। ठीक है,
प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम, ठीक है। प्रतिरोध का नियम क्या कहता है? प्रतिरोध के नियम के लिए पहली इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखो कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आर, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ तो समझ जाना, ठीक है। प्रतिरोध आर यानी रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है? लंबाई। किसके समानुपाती होता है? लंबाई के, यानी लेंथ के। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लेंथ के। समझ में आया? प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लेंथ के। दूसरा, प्रतिरोध R समानुपाती होता है किसके? 1/A के। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरा, पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का प्रतिरोध अलग अलग होता है, ठीक है। कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, चांदी का अलग होगा, ठीक है। चौथा, तापमान पर निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, तापमान पर निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। पहला लंबाई के समानुपाती होता है, दूसरा रेजिस्टेंस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तीसरा पदार्थ पर निर्भर करता है और चौथा तापमान पर निर्भर करता है। तो अब इनमें, इन दोनों में हम बाद में बात करेंगे, प्रतिरोध इन क्या डिपेंड कर रहा है। पहले हम इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। इन दोनों को हम मिलाकर लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे ना तो R समानुपाती हो जाएगा L/A के। अब L क्या है, ये क्या है, समझ। तो जैसे हमारे पास ये चालक है, ये क्या है हमारे पास? चालक, ठीक है। तो चालक का ये वाला क्षेत्रफल जो है ये होता है हमारा एरिया, ठीक है। कौन सा क्षेत्रफल? ये वाला। जैसे तार को हम बीच से काट दें तो काटने के बाद ये क्षेत्रफल जो बचता है उसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। कौन सा क्षेत्रफल? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लंबाई कौन सी लेना है भाई? तो लंबाई ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगी हमारी लंबाई। तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और एरिया बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगा है, व्युत्क्रमानुपाती का साइन लगा है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि इसको बढ़ाओगे ना तो ये क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो इस में, इस समीकरण में देखो R समानुपाती होगा L/A के। तो R बराबर यहाँ पर एक और चीज़, नई चीज़ आएगी जिसका नाम है ρL/A, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? रो। ये P नहीं है, क्या है ये? रो। ऐसे पढ़ेंगे इंग्लिश में रो, हिंदी में रो, ठीक है। क्या नाम है इसका? रो। इस रो को क्या कहा जाता है? तो ये भी एक नियतांक है क्योंकि समानुपाती से बाहर आया है, ठीक है। और इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोधकता। क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता। और इंग्लिश में कहा जाता है इसी चीज को रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, या इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी चीज को हिंदी में कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध। अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये पदार्थ पे डिपेंड करता है, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है, ये लंबाई और एरिया पे निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देख के लग रहा होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि तो हम अगर यहाँ से रो निकालेंगे, तो अगर हम रो निकालेंगे तो रो बराबर क्या आएगा? RA/L आएगा, है ना। तो इस हिसाब से तो आप कह रहे हो निर्भर नहीं करता, लेकिन ये तो एक ही हिसाब से देखेंगे तो एरिया चेंज करेंगे तो ये चेंज होना चाहिए, लंबाई चेंज करेंगे तो ये चेंज होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है।
जो चीज़ हम देखते हैं हमेशा सही नहीं होता, ठीक है, हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। तो एरिया और लंबाई पे निर्भर नहीं करता, ठीक है, यह केवल किस पे, पदार्थ पे निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। ये तभी परिवर्तित होगा जब हम पदार्थ को चेंज करेंगे। जैसे लोहा है, उसका अलग प्रतिरोधकता होगा, कॉपर का अलग प्रतिरोधकता होगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन लंबाई और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? किस पे डिपेंड नहीं करेगा? लंबाई और एरिया पे। किस पे डिपेंड करेगा वो? पदार्थ। किस पे डिपेंड करेगा? पदार्थ पे, ठीक है। अब इसकी इकाई अगर हम निकालें कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, तो रो बराबर आर की इकाई क्या होती है? ओम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई की क्या होती है? मीटर। मीटर से मीटर एक कट गया, कितना बचा? ओम मीटर। रो की इकाई क्या हो गई? ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक बात बताओ, यदि मैं लंबाई बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, लंबाई बढ़ाने पर, लेंथ बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? पहले लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? अरे बढ़ेगा, अभी तो बताया मैंने, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा, एरिया बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और तीसरा, प्रतिरोधकता बढ़ाने पर, प्रतिरोधकता बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। मटेरियल चेंज करने पर प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है प्रतिरोधकता बढ़ा रहे हैं मतलब, हाँ, जिसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा ऐसे मटेरियल का हम यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। एरिया बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? लंबाई पर और एरिया पर, ठीक है। प्रतिरोध किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? लंबाई और एरिया पर, ठीक है। अब बात करते हैं पदार्थ पे, पदार्थ वाली तीसरी बात हम करते हैं पदार्थ की। पदार्थ की बात करते हैं तो सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक में लिख लो विद्युत का चालक, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? जिसमें विद्युत आसानी से, बहुत आसानी से बह सकती है, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी, ठीक है। चांदी क्या होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। चांदी जो है, चांदी विद्युत का, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिल्वर। आप कहोगे सर चांदी जो है क्यों यूज नहीं करते घरों पे? चांदी का तार लेके आ पाओगे? एक बल्ब नहीं जला पाओगे चांदी का तार ला के, ठीक है। चांदी क्या है? महंगी है, ठीक है। चांदी क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है। महंगी होने की वजह से हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तार बनाने में, ठीक है। महंगी क्यों है? क्योंकि ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है वो उतनी ज़्यादा क्या होती है? सस्ती होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चांदी क्यों महंगी है? क्योंकि ये उपलब्ध नहीं है, बनाने में इसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इस वजह से चांदी क्या है? महंगी है। इसके क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या बनाए जाते हैं इसके? आभूषण बनाए जाते हैं, ठीक है। चांदी के क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। समझ में आया? तो इसलिए चांदी क्या है? महंगी है। चांदी के से हम वो नहीं करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में उपयोग नहीं करेंगे। बहुत कम केसेस पे उपयोग की जाती है, जहाँ पर बहुत ही महंगे इक्विपमेंट बनाते हैं ना, बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, वहाँ पर करते हैं। तो
घरों पर कौन सा तार यूज किया जाता है? कॉपर का तार। कॉपर का प्रतिरोध इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर ठीक है, सस्ता होता है। उसके बाद एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। कॉपर से सस्ता कौन होता है? एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम और सस्ता है। मतलब कि अगर कॉपर नहीं यूज कर पा रहे हो, कॉपर भी महंगा लग रहा है, तो ये इसका उपयोग किया जाता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइन होती है ना, जो बड़ी बड़े टावर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो तार उपयोग किया जाता है वो एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, जैसे यही सर्च कर लेते हैं। ठीक है, इमेज सर्च। एल्युमिनियम वायर, देखो ये जो तार होते हैं ये एल्युमिनियम के होते हैं। ठीक है, ये केबल के अंदर भी एल्युमिनियम रहता है। ठीक है, और ये काय का तार है? हुँ? ये कॉपर का है। और ये काय का है? नहीं, जरूरी नहीं कि कॉपर का हो। अलग अलग हो जाओ तुम लोग, क्योंकि इस पे लिखा है तो हमें ये लग रहा है कि काय का है? एल्युमिनियम का है। हम ऐसे नहीं बता सकते कि कौन किसका है। ठीक है, उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जानना पड़ेगा उसके अंदर की बात क्या है। ठीक है, बाहर से देख के हम थोड़ी बता सकते हैं। देखो, ये हमें लग रहा है कि काय का है? एल्युमिनियम का है। ठीक है, ये काय का है? एल्युमिनियम। क्यों लग रहा है हमें एल्युमिनियम का? क्योंकि कलर देख के हम बता रहे हैं कि एल्युमिनियम का है। ठीक है, ये वाला काहे का है? कॉपर का है, क्योंकि हम कलर देख के बता रहे हैं। कॉपर का कलर ऐसा कब से होने लगा? कॉपर का कलर ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। देखो, ये जो तार है ना, हमें लग रहा है काहे का है? कॉपर का है, लेकिन ये एल्युमिनियम का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। इसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है इंसुलेटिंग मटेरियल की। इसके ऊपर क्या है? एक लेयर है। ठीक है, तो ये लेयर जब छीलेंगे ना तो पता चलेगा इसके अंदर क्या है, एल्युमिनियम है कि कॉपर। ठीक है, उसी तरीके से इनको देख के लग रहा है हमें कि ये काहे का है? एल्युमिनियम का, और ये है काहे का है? कॉपर का, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना। अगर नहीं लिखा होता तो हम क्या करते हैं? ऊपर का इंसुलेशन हटा के चेक करते हैं, और जैसे ही ऊपर का इंसुलेशन हटा के चेक करोगे ना, ऊपर का इंसुलेशन हटा के चेक करोगे तो दिखेगा कि अंदर कॉपर है कि एल्युमिनियम है। ठीक है, जैसे जो बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो बाइंडिंग करते हैं तो काहे की करते हैं? कॉपर की। ऐसा नहीं है, एल्युमिनियम की भी करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का बाइंडिंग वायर और कॉपर का बाइंडिंग वायर दोनों सेम दिखता है। हाँ? मोटर के अंदर, हाँ, मोटर के अंदर जो वायरिंग हम करते हैं तो एल्युमिनियम का तार भी सेम दिखेगा और कॉपर का भी तार सेम दिखेगा। एल्युमिनियम से भी करते हैं, एल्युमिनियम सस्ता पड़ता है, एल्युमिनियम की वायरिंग सस्ती पड़ती है, लेकिन एल्युमिनियम की वायरिंग ज़्यादा नहीं चलती। साथ ही साथ एल्युमिनियम का स्क्रैप वैल्यू कम होता है। जब हम उसको, जैसे पंखा हमारा ख़राब हो गया तो एल्युमिनियम का जो तार होगा हम उसको बेच देंगे, है ना। एल्युमिनियम का जो तार होगा, यदि पंखा हमारा ख़राब हो गया तो एल्युमिनियम के तार को हम क्या करेंगे? बेच देंगे। अरे उससे निकाल के बेच देंगे, उसकी जगह दूसरा लगवाएंगे। तो एल्युमिनियम को जब बेचेंगे ना तो वो सस्ता बिके, और कॉपर क्या है? महंगा बिकता है, बेचने पे भी उतना ही कॉस्ट आती। ठीक है, तो हम देख के नहीं बता सकते ऊपर से। अब इस ये क्या, कौन सा है? एल्युमिनियम। कैसे पता चला एल्युमिनियम है? ऊपर का कलर देख के नहीं, जब हम इसको छीलेंगे तो तब इसके अंदर एल्युमिनियम निकलेगा ना, तब पता चलेगा एल्युमिनियम है कि नहीं है। ठीक है, अब देख, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कि कॉपर का तार कौन सा, कैसे पहचानोगे। ठीक है, यहीं से सर्च कर लेते हैं।
अब बताओ ये काहे का तार है? हैं? नहीं, ये कॉपर है। काहे का तार है ये? कॉपर का है। समझ में आई बात? बोले सर कैसे पता चल गया कि आपको कॉपर का है? क्योंकि इसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है। कॉपर के ऊपर क्या चढ़ी हुई है? लेयर चढ़ी हुई है। किसकी? जिंक की। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है ना, इससे क्या करता है, रिएक्ट कर लेगा, इससे रिएक्ट करके खराब करेगा अपने आप को। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जिंक की लेयर चढ़ी हुई है। इसको कहा जाता है टिंड कॉपर। क्या कहा जाता है इसको? टिंड कॉपर। मतलब कॉपर के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, कॉपर के ऊपर एक परत होती है जिंक की। ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या करता है, केमिकली रिएक्शन कर लेता है। किससे? रबर से। ठीक है, इसलिए इधर से देखोगे ना तो यहाँ से कॉपर दिखेगा, छीलोगे ना इसको तो कॉपर निकलेगा। इंसुलेशन चढ़ाई गई। अब जैसे चांदी पर कोई सोने की परत चढ़ा के बेच दे तो चांदी हो गया क्या? उसमें लेयर है ना। ठीक है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। एल्युमिनियम का तार कौन सा है, कॉपर का तार कौन सा है, कौन सा तार कितने रुपए मीटर आता है। कि हम अगर किसी के कहीं पर वायर को रिप्लेस करेंगे तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कितने रुपए का तार आता है। ठीक है, और आगे चल के भी इन चीज़ों पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो कॉपर है कि एल्युमिनियम आप पहचान जाओगे। कैसे पहचानोगे? चाकू लेके उसको ऊपर की परत को छील के देख लो। ठीक है, कि एल्युमिनियम है कि कॉपर है। जैसे मार्केट में हम पंखा लेने गए, उसने कहा कि सर ये कॉपर का है, हम कैसे मान ले कॉपर का है? कैसे मानेंगे कि कॉपर का है? छील के देखेंगे। उसने कॉपर का दे दिया पंखा, बोल दिए कॉपर का पंखा है। जब अंदर देखे तो हमें तो कलर तो वही दिख रहा था, लग रहा था क्या है, कॉपर है। देख के क्या लग रहा था हमें कि कॉपर है, लेकिन बाद में पता क्या चला कि ये कॉपर है ही नहीं। ठीक है, ये क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं। जनरली हम छीलते हैं तो पता चल जाता है कि एल्युमिनियम का है कि कॉपर का है। ठीक है, बट कुछ जगह ऐसी होती हैं चीज़ें, जैसे ये जो तार है ना, बाइंडिंग वाला जो तार आता है, ये वाला तार, इससे नहीं पता चलता कि ये काय का, एल्युमिनियम का है कि कॉपर का। ठीक है, तो इसको हमें पता करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अलग अलग तार का प्रतिरोधकता सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। चांदी का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि महंगा होता है। कॉपर का उपयोग हम करते हैं, कॉपर भी महंगा होता है, तो और सस्ते में जाना है तो एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का उपयोग करना है। और अगर और सस्ते पे जाना है तो चाहते हो कि और सस्ता में हमारा काम हो जाए तो किसका यूज करना पड़ेगा? एल्युमिनियम का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई कन्फ्यूजन? हाँ, जीआई का तार जो होता है ना, वो अर्थिंग वगैरह पे यूज करते हैं। ठीक है, वो विद्युत पे उपयोग नहीं करते, इलेक्ट्रिकल पे उपयोग नहीं करते। ठीक है, देखो ये है हमारा अल्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन। ठीक है, दिख रहा है ये अल्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन। ठीक है, यहाँ देखो आदमी कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये इंसुलेटर है। और ये जो तार है ना, ये कॉपर के, सॉरी एल्युमिनियम के तार होते हैं। ये कंडक्टर हो गया और ये इंसुलेटर हो गया। ठीक है, ये कंडक्टर हो गया और ये इंसुलेटर हो गया। तो ज़्यादातर जो कंडक्टर होते हैं वो एल्युमिनियम यूज़ किए जाते हैं। एल्युमिनियम भी उपयोग करते हैं और कॉपर भी करते हैं। घरों में कॉपर यूज़ किया जाता है। और ट्रांसमिशन लाइन में हम किसका उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम का। ठीक है, चलो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ये पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये चैप्टर अब बहुत इंपॉर्टेंट है।